हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी अग्निवीर के लिए कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और गणित चारों सेक्शन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और आज की जो क्लास है उसका लेवल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, थोड़ा सा हमने मीडियम लेवल का बनाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को आज का सेशन हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, कल जो हमारी सुबह मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हुई थी और परसों की क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया था। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। कंवल बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। जिन्होंने इसका ऑप्शन ए आंसर दिया था उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है जी। इसके साथ साथ मैंने आपको दो क्वेश्चन और पूछे थे। वो दो क्वेश्चन थे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, राइट। और दूसरा पूछा था मैंने आपसे सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार, देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर एग्जाम में गलत होते हैं। आप बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है यहाँ पर, और मैं आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूँ 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि आज की क्लास का लेवल इजी और मीडियम दोनों ऐड किया गया है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से आंसर करिए। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी दिया है 1951, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। और ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट करिए, वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। और किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 है और भाग 20 है। पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से आंसर करिएगा। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण या फिर सत्यपाल मलिक? फटाफट से आंसर कर दीजिए। देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये भारत की 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में अगर इस लेवल का क्वेश्चन आया तो, कि द्रौपदी मुर्मू कौन है? स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। पहली कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसका आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शाहनामा किसकी कृति है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर कर दीजिए। हुज वर्क इज शाहनामा? अबुल फजल अकबर, गुलबदन बेगम या फिर फिरदौसी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए, शाहनामा किसकी कृति है? तो जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं फिरदौसी, उनका राइट आंसर है। किसके ऊपर आधारित है? तो ये शाहजहां के ऊपर आधारित है और ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है।
राइट। गुलबदन बेगम ने क्या किया है? हुमायूं नामा लिखा है, ध्यान रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाज इज वैकेंट विद इन हाउ मच टाइम इट इज नेसेसरी टू फिल इट। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उतने समय के लिए उपराष्ट्रपति शासन करता है, ठीक है। और अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के अंदर आपको वो पद भरना पड़ता है। राष्ट्रपति का पद अगर 6 महीने से अधिक खाली हो तो वो मान्य नहीं है। 6 महीने तक आपको राष्ट्रपति का पद जो है वो भरना पड़ता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन सामने अवेलेबल है। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, बारदोली सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड या बंगाल विभाजन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये घटनाएं कब हुई थी, ठीक है। चौरी चौरा कांड आपको पता है 1922 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। तो यहां पर जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं बंगाल विभाजन, उनका आंसर करेक्ट है जी। सभी ने आंसर दिया है ऑप्शन डी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर बनवाली। विच इज द डाउनफॉल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दीजिए आंसर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। ऑप्शन बी। क्या सभी आंसर बता रहे हैं? और लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी था। क्या था? प्रमुख बंदरगाह था, मेन पोर्ट बोलते हैं। लोथल कौन से शहर में था? तो ये गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो ऐड किए हैं। आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, ज्यादा समय बचा नहीं है। अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के अराउंड बस बचे हैं। कृष्ण देव राय किस वंश के शासक थे? आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। चोल वंश, विजयनगर वंश, पल्लव वंश या फिर बहमनी वंश? जल्दी से बताइए। देखिए, कृष्ण देव राय जो हैं यह विजयनगर वंश के थे। ऑप्शन क्या बी? सभी ने आंसर दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और प्रमुख वंश और उनके संस्थापक, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, आपको आने चाहिए। जैसे कि हम चोल वंश की बात करेंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो आप मन में रिवाइज भी कर सकते हैं। और किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा आज के सेशन में, क्योंकि सेशन आज का प्रीमियर चल रहा है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। कौन थे जी? विजयालय। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। विजयनगर वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। आगे देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। ये जितने भी प्रश्न हैं ये एक्स्ट्रा है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। Who among the freedom fighters of 1857 lead the revolt from Lucknow? 1857 की क्रांति सभी को पता है ना, मेरठ से शुरू हुई है, ठीक है। मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी और ये लखनऊ से विद्रोह किया था हजरत महल ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी को पता होना चाहिए, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था।
रही बात कुंवर सिंह की, तो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। बिहार के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। आगे देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उन सभी के मकबरे आपको पता होने चाहिए। देखिए, आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर, क्या आंसर करोगे? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ जहांगीर सिचुएटेड? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। दिल्ली में किस मुगल शासक का मकबरा है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ये ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। साथ में बाबर और अकबर के मकबरे भी पता होने चाहिए। बाबर और अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए? बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है और अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में है। क्लियर है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके आर्मी में। आंसर कर दीजिए। ऑप्शन है विनोबा भावे, वी.डी. सावरकर, मदन मोहन मालवीय या फिर महात्मा गांधी। जल्दी से आंसर करिए। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? वेदांग की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेदांग? ऑप्शन सामने है, देखिए। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, नहीं तो इसमें 80% स्टूडेंट रॉन्ग आंसर करेंगे जी। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, वेदांग और वेद में डिफरेंस है। वेदों की संख्या टोटल 4 है और वेदांगों की कुल संख्या 6 है। ऑप्शन यहां पर डी आपका राइट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य के परितः यानी कि चारों ओर एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे कम समय लेता है? मरकरी, वेनस, मार्स या फिर जुपिटर? Which planet takes the minimum time of complete one revolution around the sun? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं बुध ग्रह, उनका आंसर करेक्ट है। बुध करीब 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। सर्वाधिक दिन में कौन लेता है? तो जुपिटर लेता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपको करवाया गया प्रश्न है जी। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार? फटाफट से आंसर कर दीजिए। इन विच स्टेट इज द हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? हीराकुंड विद्युत परियोजना महानदी पर है और यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन बी सभी आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है जी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। टोडा जनजाति के लोग मुख्यतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। इन विच हिल आर द पीपल ऑफ टोडा ट्राइब मेनली फाउंड? विंध्याचल, नीलगिरी, रॉकीज या फिर पारसनाथ? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, टोडा जनजाति के लोग जो हैं यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और तमिलनाडु में भी मुख्यतः पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सभी ने आंसर किया है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। जम्मू तथा कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाई गई? When was the article 370 removed from जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, उस टाइम पे ये बहुत ही हॉट टॉपिक था। ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए।
भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? पहला कोरोना वायरस का मामला कब सामने आया था? किस राज्य में सामने आया था? जीएसटी पहले किस राज्य में लागू हुई थी? धारा 370 कब हटाई गई? 35A कब हटाया गया? ये क्वेश्चन देखिए आपको वैसे भी पता होने चाहिए। ठीक है, डेट थी 5 अगस्त 2019। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेक्शन बी है आपका सामान्य विज्ञान से, सेक्शन बी है आपका जनरल साइंस से 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चन। और जब आप सभी लास्ट में स्कोर कमेंट करोगे ना तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं आपने, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। और आप सभी को बता दूं कि पूरे 50 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, यानी कि टोटल आपके 100 नंबर का ये मॉडल पेपर है। और टारगेट मैंने आपको 35 क्वेश्चन राइट करने का दिया है, यानी कि 70 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए। और नेगेटिव भी लगा लीजिएगा, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी लगाकर चलिए, अभी तो टेस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। क्या आंसर करेंगे? क्या आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है सिल्वर? सिल्वर यानी कि चांदी जो है यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि उसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। द कलर ऑफ द कट एप्पल टर्न ब्राउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट इज फाउंड इन। क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एप्पल के अंदर आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसी कारण उसको काटकर थोड़ी देर छोड़ने पर वो लाल या फिर हल्का ब्राउन हो जाता है। ठीक है जी, चले आगे। 18 नंबर देखिए फटाफट से। 1 नैनो सेकंड कितने सेकंड का होता है? हाउ मेनी सेकंड्स इज अ नैनो सेकंड? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा जी। क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को बता रहे हैं? सॉरी, माफ करिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 10 रेज टू पावर -9। ऑप्शन ए राइट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना गति के किस नियम का उदाहरण है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपके द्वारा सेशन को लाइक नहीं किया गया है, लाइक जरूर करिएगा। डेली सुबह क्लास होती है 10 बजे जीके साइंस की और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है या फिर रीजनिंग की। ठीक है, आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैथ के जो सभी टॉपिक हैं वो आपको इसी महीने के अंदर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आंसर करिए। देखिए, नाव से पीछे की ओर कूद जाना यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे गोली चलाते समय बंदूक से गोली चलाएंगे, हाथ का पीछे की ओर झटका खाना यह भी तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है जी, रॉकेट का उड़ना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चमगादड़ द्वारा आसानी से उड़ने के लिए कौन सी तरंग उपयोग में लाई जाती है? यहां पर सारे ऑप्शन हिंदी में अवेलेबल हैं। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं की है यहां पे, जल्दी आंसर करिए। देखिए, अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना, प्राश्रव्य तरंगे आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ द्वारा आसानी से उड़ने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ये क्वेश्चन तो जी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, ये क्वेश्चन रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। व्हाट कलर वुड द स्काई बी सीन फ्रॉम अर्थ इज देयर नो एटमॉस्फेयर?
क्या सभी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? काला आपका आंसर करेक्ट है जी। आंसर बस मैच करते जाइए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? सीसा, बिस्मथ, सोना या फिर लोहा? अगर आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं भी पढ़ा है ना, तो ऑप्शन देखकर भी समझ जाओगे आसानी से। यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी, लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने टोरिसेली, फारेनहाइट, फ्रैंक विट्टल या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? अब देखिए, जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तड़ित चालक जो है यह किसके बने होते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। तड़ित चालक जो है यह तांबा का बना होता है, यह ध्यान रखिएगा। टोरिसेली ने किसकी खोज की है? बैरोमीटर की खोज की है। बैरोमीटर की खोज किसने की है? टोरिसेली ने की है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। फारेनहाइट आप सभी को पता है ना, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? फारेनहाइट ने किया है। ठीक है। फ्रैंक विट्टल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? इसने फ्रैंक विट्टल ने किया है। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विट्टल ने किया है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, आगे देखिए। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लूनर कास्टिक? कैल्शियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है जी? सिल्वर नाइट्रेट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपके नाखून पर स्याही लगाई जाती है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी फोटोग्राफी में करते हैं। क्वेश्चन पूछता है फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड सभी को पता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन। 25 नंबर है आपके सामने, गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर, जिंक, टीन या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी आंसर करिए। गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स? ऑप्शन डी सभी ने आंसर दिया है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉपर, जिंक और टीन आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन, और संघटन नहीं है, संघटक होता है। ठीक है, संघटक। व्हाट इज द मेन ऑफ सीएनजी? मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी क्या होता है जी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका जो मुख्य संघटक है वो है मीथेन। CH4 भी एग्जाम में आ सकता है। आगे चला जाए, 27 नंबर की तरफ आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। Who among the following is known as the father of taxonomy? ऑप्शन अवेलेबल हैं, जल्दी आंसर करिए। देखिए, वर्गीकी का जनक जो है यह लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट हुक हमने बात की है, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। किसका जी? आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। विज्ञान की किस शाखा में
हृदय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं कार्डियोलॉजी, उनका आंसर करेक्ट है जी। और साथ साथ ऑन्कोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। एनाटॉमी क्या है? मानव की आंतरिक संरचना का अध्ययन, मानव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। चला जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में डैश का ऑक्सीकरण होता है? जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या क्लोरोफिल का? फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक अपचयन और उपचयन प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है? विच प्लांट इज आल्सो नॉन एज हर्बल इंडियन डॉक्टर? सुपर इंपॉर्टेंट है। नींबू, संतरा, आंवला, सेब। जल्दी से आंसर कर दिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आंवला आपका आंसर करेक्ट है जी। आंवले को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। अब यहां पर सेक्शन सी है आपका गणित, 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। अब गणित में क्या है भाई कि यहां पर जो है 30-40% स्टूडेंट चले जाते हैं। टेस्ट कंप्लीट लगाया करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी गणित सॉल्व करना है, वहां पर बच के निकलेंगे नहीं, इसलिए। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। कैलकुलेटर प्लीज कोई भी यूज ना करे, ठीक है। अपना माइंड और अपना हाथ आपको यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा आपके सामने है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए, आपको अभाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए। आज कमेंट मत करिएगा, मेरा नाम ले लीजिए, या कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप लास्ट में जो आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, वो सेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लाइव चैट में क्वेश्चन मत कमेंट करिए, सिर्फ जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इनके आंसर ही कमेंट करिए, ठीक है जी। ओके, अब देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ एक पर या फिर अपने खुद पर भाग होती हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी है 3, तीसरी है 5, चौथी है 7, पांचवी है 11, ठीक है। अब इस दो में कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि क्या दो अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, दो आपकी सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड बन सकते हैं। यह एक पर भाग हो जाएगी और स्वयं दो पर भाग होगी, ठीक है। अगर हम एक को लें, एक के दो गुणनखंड नहीं बनेंगे, ये सिर्फ स्वयं पर भाग होगी, पर इसके दो गुणनखंड नहीं बनते हैं। जिस भी संख्या के दो गुणनखंड बनते हैं, या तो वो एक पर भाग होगी या फिर खुद पर भाग होगी, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इनका टोटल आपको करना है, फटाफट से टोटल कर दीजिए, ठीक है जी। 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसको सॉल्व करिए भाई, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका बोर्ड मास का तरीका लगेगा। इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको पहले पीछे से करता हूं। 2 से हम 16 को भाग करेंगे, 2 8 16, और 8 इधर जाके 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 चौके यहाँ पे 32, प्लस यहां पर क्या है जी 9 दूनी 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, राइट। अब इनको जोड़ना है, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68। क्या ऑप्शन ए सभी ने आंसर किया है?
और क्या मुझसे पहले आंसर किया है? मुझसे पहले आंसर करने का प्रयास करना है। लीजिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 8:15 पर चलती है तथा अजमेर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा है ये बताना है आपको। अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इनके बीच का टाइम डिफरेंस ही तो बताना है। देखिए आसानी से कैसे करेंगे। 8:15 पर वो क्या है, दिल्ली से चलती है और 2:30 पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये आपका एएम है और ये आपका पीएम है। अब देखिए ये 8:15 पर चल रही है, हम पहले 9 के बराबर ले लेते हैं, यानी कि 45 मिनट और चलेगी तो यहाँ पे 9 बज जाएंगे। ठीक है जी। अब 9 के बाद फिर आप सीधा 2 पर जाइए, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे हो रहे हैं 2 बजे तक, तो 5 घंटे आपका ये टाइम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आधा घंटा आपका और बच गया, यानी कि 30 मिनट जो है वो इस मिनट में जोड़ दीजिए। कितने हो गए यहाँ पे टोटल? 75 मिनट हो गए। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस 75 में से 60 मिनट हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 15 मिनट बच गया। अब क्योंकि 60 मिनट माइनस किए हैं जो कि 1 घंटा होता है, वो 1 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 6 घंटे और 15 मिनट यहाँ पर बचा है, 6 घंटे 15 मिनट टोटल समय लगा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब ये तो मैं समझा रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी, आगे चले, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। एक समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा 12 सेंटीमीटर है, आधार की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस के कर्ण की भुजा क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन बताना है आपको। अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज आप सभी को पता है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, जिसमें एक कोण आपका हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसमें जो आधार की भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है और जो लंब की भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है कर्ण की। अब कर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस से निकालना है आपको। कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, यहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं कर्ण का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है बराबर लंब कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस आधार 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अगर हम इनको आगे सोल्व करते हैं, 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 225 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। इतना सभी का क्लियर है? अब अगर कर्ण का स्क्वायर 225 है तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, यहां पर 15 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा जी, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, सभी को इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, फटाफट से इसका भी पोस्टमार्टम करिएगा। 5 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 5 संख्याओं का औसत 50 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला सभी को पता है, संख्याओं का जोड़ और उसको टोटल जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, कई बार करवा चुका हूं इसलिए यहां पर फॉर्मूला आज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 संख्याओं का औसत 30 है, अगर मैं 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर पांचों संख्याओं का टोटल आ जाएगा 150। बोला है अन्य 5 संख्याओं का औसत 50 है, अगर मैं अगली 5 संख्याओं को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगली 5 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 250। अब देखिए सभी संख्याओं का टोटल कितना होगा, सभी संख्याओं का टोटल करेंगे 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 400 हो जाएगा। अब हमको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, संख्याओं का टोटल और कुल संख्या,
संख्याएं कितनी है, 5 और 5, टोटल 10 संख्याएं हैं जिनका टोटल 400 है। 0 से 0 कैंसल, आपका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या ऑप्शन ए आंसर दिया है सभी ने, मैच करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आपके सामने है। एक धनराशि 9 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये क्वेश्चन बताना है और जल्दी से बता दीजिए। देखिए जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ओके, अब देखिए, आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 और नीचे होगा आपका मूलधन गुणा टाइम। अब एक चीज देखिए, आपको धनराशि नहीं दी है, मैंने मान लिया कि जो धनराशि है वो कितनी है, 1 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने माना धनराशि 1 है और वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी तो 4 बन जाएगी बाद में जाके, राइट। यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। और ये 3 क्या है, साधारण ब्याज है। ये 1 क्या है, हमने मूलधन माना था। ये 4 क्या है, आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। समझ गए इतना। अब वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और आंसर आपके सामने है। साधारण ब्याज कितना आया है आपका, 3 आया है। 3 गुणा 100 डिवाइड बाई कितना है जी, टाइम दे रखा है आपको, सॉरी, धनराशि हमने मानी थी 1 और समय दे रखा है आपको 9 साल। बस निकाल लीजिए, यहां से 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9 और आगे कैंसिल करेंगे, 100/3 आ गया आपका। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 33.33%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा जाता है तथा इसको अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत की गणना करिए। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, इजी से मीडियम। हाई लेवल पे जाना नहीं है क्योंकि वो लेवल आएगा नहीं, इजी से मीडियम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अंकित प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस बोलते हैं, MRP बोल देते हैं इसको। अब हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूं कि इस रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। कितना है जी, 100 रुपए है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बोला है कि दुकानदार ने वो रेडियो अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर 100 रुपए वस्तु का मूल्य है रेडियो का, इसके 3/4 में खरीदा है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपीस है, ठीक है। और अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेचा है। अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20% अधिक पर बेचा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 120 रुपए है जी। इतना समझ गए। लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, सिंपल है भाई, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सभी को पता है ना, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, 75 रुपए की खरीदी है, 120 में बेच दी है, कितने का लाभ हुआ है, 45 रुपए का लाभ हुआ है। 45 गुणा 100 करेंगे, क्रय मूल्य कितना है जी, 75 रुपए है, 75 रुपए रखिएगा। अब कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया है क्या, सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अब क्या बोला है इसने, 3/5 विद्यार्थी लड़के हैं। अब मैं मान लेता हूं जो नीचे के 5 हैं ये क्या हैं, टोटल स्टूडेंट हैं। इसमें से इस 5 में से 3 क्या हैं, बॉयज हैं। ठीक है, 5 में से 3 बॉयज हैं। कितने बचे आपके पास, अब टोटल 2 विद्यार्थी बचे हैं रेशो में। समझ गए इस चीज को। देखिए इस टोटल 5 में से 3 तो लड़के हो गए, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 ही तो बचे। ये 2 क्या है, लड़कियों का रेशो है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 800 रुपए है। आप इसको 1 मानकर भी माइनस करके भी कर सकते हैं, पर जब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट निकल रहा है तो माइनस और प्लस क्यों माने। ठीक है, अब यहां से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 400 आ जाएगी। लड़कों की संख्या बोला है, लड़कों का रेशो कितना है, 3 है ना। अगर एक रेशो की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 400 कर देंगे तो 1200 लड़के हैं टोटल। ऑप्शन सी राइट आंसर है जी। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। आपके सामने एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत की गणना करें। अभी बताया है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 7500 में खरीदी है, 8400 में बेच दी है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 900 रुपए है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, 900 रुपए का। 900 गुणा 100 करेंगे, क्रय मूल्य कितना है जी, 7500 रुपए है। ठीक है, अब सिंपल कर दीजिए। यहां पर क्या करेंगे हमने किया है ये 2 जीरो से ये नीचे की 2 जीरो कैंसल है ना। इसको और आसान कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए ये 2 जीरो से मैंने यहां की 2 जीरो कैंसिल कर दी। समझ गए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। लीजिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह वर्गमूल और घनमूल वाले टॉपिक से है। प्रश्न है x/4 इज इक्वल टू 16/x। कैसे करोगे, क्या हम यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बराबर 16 चौके 64। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्योंकि यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 बनता है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। इसको हल करना है, इसको सोल्व करिएगा। इसमें स्टूडेंट पॉइंट में गलती कर देते हैं लगाने में। देखिए पहले आपको दे रखी है वैल्यू 5, दूसरी दे रखी है वैल्यू 5.5, तीसरी दे रखी है 5.05 और चौथी दे रखी है 5.005। इसको आपको सॉल्व करना है, सभी को प्लस करना है। यहां पर 5 5 5 और 5 चौके 20, 20.555। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। फटाफट से टेस्ट लगाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी टेस्ट लगाइएगा। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, आपको लास्ट में देखना है। 2000 इसी में बन रहा है ना, किसी में 2000 बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। या फिर आप वैसे भी नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। 43 देखिए, 0.7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22/7 रखेंगे। ठीक है जी। आर कितना है, 0.7 है ना, इसको हम 7/10 लिख सकते हैं और गुणा फिर से 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 बनेगा और नीचे क्या है 10 गुणा 10 100 बन जाएगा। आगे सोल्व करेंगे 1.54 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन बी है जी अवेलेबल। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है 44। यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और फिर इसमें 30% की कमी हो जाती है तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए ध्यान से, यहां पर संख्याएं नहीं दी हैं, हम संख्या मान लेते हैं ताकि उसमें वृद्धि और कमी करने में आसानी हो सके। नहीं तो आप सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, x + y + xy डिवाइड बाई 100, उससे भी कर सकते हैं पर हम उससे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने माना कोई संख्या क्या है 100 है। अब इस 100 में पहले 30% की वृद्धि हुई है तो कितनी हो जाएगी, 100 का 30% 30 होता है। अब इसमें 30% की वृद्धि हुई है तो वो संख्या हो जाएगी 130। अब इस संख्या में फिर से 30% की कमी की गई, किसमें, 130 में 30% की कमी की गई। 130 का 30% तो निकाल लोगे, 39 होता है भाई। क्या होता है, 39 होता है। अब इसमें 39 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है जी, 12 में से 3 गए 9, तो देखिए 91 बना है आपके पास। बोला है कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। पहले संख्या थी हमारे पास 100, अब लास्ट में फाइनली हो गई है 91। कितने परसेंट की कमी दिखा रहा है, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है 9% की कमी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, क्या होगी? हम किस संख्या को 81 से भाग करें कि हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो, क्यूब प्राप्त हो? ऑप्शन से करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 81 को 3 से भाग कर दूं, ठीक है जी, 3 दूनी 6, यहां पर 2 और 1, 3 सते 21, ये आपका पूरा पूरा भाग हो गया। अब क्या ये 27 जो है वो पूरा घन है? तो अगर मैं 3 की पावर 3 रखूंगा तो 27 आएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सही है सभी का? क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? अब देखिएगा लास्ट के 5 प्रश्न बचते हैं रीजनिंग के। मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट पसंद आ रहा होगा, सभी ने कंप्लीट टेस्ट लगाना है। आखिरी के 5 प्रश्न है, 46 से 50 तक 5 क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है और आपका आंसर क्या आ रहा है। ध्यान से देखिए, 10 में क्या है, पहले +3 हुआ है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 बनेगा, फिर यहां पे -2 दिखाई दे रहा है हमको, 10 - 2 8, फिर यहां पर हमको फिर से +3 दिखाई दे रहा है, यहां पर फिर से आपका -2, फिर +3, यानी कि आगे हमको फिर से -2 करना है। 12 में 2 माइनस करेंगे 10 बन जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या समूह से भिन्न है? गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, फूल। क्या आंसर करेंगे? ध्यान से आंसर करिएगा जी। देखिए गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब क्या है? फूल हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट है, फूल सबसे अलग है। ये तीनों चीजें जो है फ्लावर की कैटेगरी में आती हैं और यहां पर फ्लावर आपको दे रखा है, तो फ्लावर जो है सबसे अलग है, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। 48 देखिए, यहां पर सोल्व करिए कौन सा लॉजिक लगेगा और यहां पर कौन सा अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी। मेरे को ध्यान से एक चीज दिखाई दे रही है कि जो AI है ना लास्ट में, ये तो सभी में कॉमन है,
यानी कि लास्ट में आपका ए आई तो आएगा ही आएगा। अब लॉजिक दिख रहा है एफ जी एच आई जे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर किसी कोड भाषा में रमन को यह लिखा जाता है, तो संजय को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए ध्यान से, आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एम की 13 है, ठीक है, एम की 13 है, यहां पे ए की फिर 1 आएगी। ध्यान से देखिए, 18 11 3 1 1 4, ए की 1 है, एन की 14 है, ये है भाई, करेक्शन करिएगा इसको, ठीक है। कौन सा है यहां पर एक और 1 आएगा। तो संजय को कैसे लिखेंगे? कहने का मतलब यह है कि जो प्लेस वैल्यूज है आपको पता होने चाहिए अल्फाबेटिकल की, वही यहां पर लिखनी है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो हमें पता है 19 होती है, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की होती है 14, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ए की होती है 1 और वाई की होती है 25। यहां पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? 19 11 फिर 41 फिर 0 125, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है जी। आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? 19 11 41 0 125। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद आपकी छुट्टी है। इसका आंसर करिए। राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कल हमारी शाम को रीजनिंग की क्लास हुई थी, मैंने उसमें भी करवाया था, और उसमें शायद वो क्वेश्चन अपना रॉन्ग है भाई, ठीक है। यहां पर देखिए, रॉन्ग नहीं था, सॉल्यूशन उसमें रॉन्ग हुआ था। देखिएगा कि राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है, ये है राम, और ये चला गया जी पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट साइड मुड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना जाएगा? वो 15 किलोमीटर जाएगा। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये आपको डिस्टेंस बताना है। जब भी ऐसी आकृति बनेगी ना, तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्ण की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस का मान निकालना है। ये आपको दूरी निकालनी है, कर्ण की वैल्यू। और कर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दे रहा है। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है? लंब कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर। 15 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है आपका? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे। फटाफट से करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको सोल्व करेंगे फटाफट से। 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी कि 289 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17। 17 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। कितना आंसर आएगा? 17 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जब ऐसी आकृति बनेगी आपको कर्ण का मान निकालना है। और कल ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें रॉन्ग सॉल्यूशन हुआ था, उसको देख लीजिएगा। कल की क्लास हमारी रीजनिंग की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसको मैं दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी, फटाफट से। अब देखिए ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका, उसके बाद हमारी क्लास तो ये खत्म हो चुकी है। कल रीजनिंग की क्लास में क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह ऊपर की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इनके अपने घर से कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, ये दूरी निकालनी थी। तो देखिए, इतनी दूरी तो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे बचा है आपका 1, यहां पर कितनी दूरी है? ये 4 किलोमीटर है। तो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी थी, कर्ण का मान ही निकालना था। कर्ण का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू आपको निकालनी है,
ठीक है, तो इसको तो निकाल लोगे ना अपने आप। अब अपने आप निकाल लीजिएगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी स्पेशल मॉडल पेपर। जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। सबको अपना स्कोर कमेंट करना है, कितना स्कोर हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।